हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो उसमें बात करेंगे सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स की। ठीक है, हमने काफ़ी ट्राइब्स के बारे में देखा, उनके लोकेशंस देखी। ठीक है, कहाँ पर को उनकी लोकेशन है, करेंटली भी लोकेशन उनकी हमने देखी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स जैसे गोंड है, अहोम है, इनके बारे में थोड़ा क्लोजली इनके बारे में समझेंगे कि क्या था, कहाँ रहते थे। ठीक है, अभी कौन सी प्लेस है, कौन सा प्लेस है जहाँ पर वो हैं। ठीक है, ट्राइब्स कहीं नहीं गई, ट्राइब्स तो अभी भी हैं। ठीक है, क्लोजर लुक की बात करेंगे तो यहाँ पर को आपको दिख रहा है द गोंड्स। ठीक है, तो बेसिकली जो ये गोंड है, ठीक है, ये एक गोंडवाना एक जगह थी। ठीक है, एक गोंडवाना एक बड़ा फॉरेस्टेड रीजन था जहाँ ये रहते थे। बेसिकली यहाँ इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक तरह से स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन मतलब बेसिकली जिस जगह पर रहते हैं, जिस फॉरेस्टेड रीजन पे रहते हैं, वहाँ के सारे जो ट्रीज़ हैं उनको कट करके, उनको हटा के, काट के, फिर वहाँ पर को उस हिस्से को जला दिया जाता है। ठीक है, और उस जो जब उसको जलाया जाता है, ठीक है, तो उसी टाइम उस पर क्या भी कर दिया जाता है, एक तरह से जो सीड्स होते हैं उसी टाइम बो दिए जाते हैं जलाने के बाद। ठीक है, तो जब तक उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है तब तक उसमें एग्रीकल्चर होता है, अदरवाइज उसको भी छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, फिर दूसरी जगह जाते हैं, सेम प्रोसीजर वहाँ करते हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न, और इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना। तो इस तरह से ये कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अब जो ये इतनी बड़ी जो गोंड ट्राइब है, ये छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइड थी। ठीक है, तो हर क्लैन का एक अपना राजा होता था। ठीक है, तो जिस टाइम पे हम एक ऐसा कह सकते हैं कि जिस टाइम पे जो दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है, सल्तनत थी जो दिल्ली की, उस टाइम जब उनकी पावर कम हो रही थी, डिक्लाइन हो रहा था, उसी टाइम पे कुछ बड़े बड़े गोंड स्टेट पावरफुल बन रहे थे। बेसिकली जो छोटे गोंड थे उन पर क्या कर रहे थे, एक तरह से उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पर कोई बताता भी है कि अकबर का जो टाइम पे अकबरनामा जो है उसमें लिखा गया है कि गढ़कटंगा जो एक गोंड स्टेट था, उसके अंदर 70,000 विलेज थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गोंड स्टेट रहा होगा। द गोंड लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री inhabited by Gonds. They practiced shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into many small clans. Each clan had its own Raja or Rai. About the time the power of the Delhi Sultan was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentions the Gond kingdom of गढ़कटंगा that had 70,000 विलेज, जो मैंने अभी आपको जिस बारे में बताया। ठीक है, आगे बात करता है द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़. Each Garh was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages called Chaurasi. The Chaurasi was subdivided into the Barhots, which were made up of 12 villages each. तो हो क्या रहा था कि ये जो स्टेट थे, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये सेंट्रलाइज हो रहा था। ठीक है, जो बेसिकली स्टेट थे वो डिवाइड थे गढ़ में। ठीक है, और हर एक जो गढ़ होता था वहाँ पर कोई एक स्पेशल कोई गोंड क्लैन होता था, उसके ही कंट्रोल में रहता था। ठीक है, उसके बाद ये जो गढ़ थे, ठीक है, ये आपके 84 विलेज में क्या हो जाते थे, डिवाइड हो जाते थे, जिसको 84 कहा जाता था। ठीक है, 84 मतलब 84 को 84 84 को ही हिंदी में 84 कहते हैं। ठीक है, तो 84 यूनिट्स में डिवाइड हुए, मतलब 84 विलेजेस की यूनिट्स बन जाती थी।
और जो 84 यूनिट्स बनती थी विलेजेस की, उसके अंदर भी फिर डिवीजन होता था, तो इसको बरहोत कहते थे। ठीक है, बरहोत मतलब बरहोत मतलब इससे 12 मंथ 12, ठीक है, उससे बना हुआ है ये। ठीक है, तो बेसिकली पहले गढ़ में बने हुए थे, गढ़ के अंदर यूनिट्स बनी थी 84 विलेजेस की, और उनके अंदर भी सब डिवीजन था 12 विलेजेस का। ठीक है, the emergence of large states changed the nature of Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Brahmins received land grants from the Gond Rajas and became more influential. The Gond chief now wished to be recognized as Rajput. So Aman Das, the Gond Raja of Garkatanga, assumed the title of Sangram Sah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salbhan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. अब मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वीडियो में मैंने ये बात करी थी कि जो ट्राइब्स थी उसमें भी डिवीज़न, कास्ट डिवीज़न जो था वो उसके अंदर भी बन रहा था। बेसिकली हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि जो ट्राइब्स थी वो किसका हिस्सा बन रही थी, कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन रही थी। तो धीरे धीरे हुआ क्या, बड़े बड़े स्टेट जब बनने लगे तो गोंड सोसाइटी का जो कैरेक्टर कह सकते हो या फिर फेस था वो चेंज होने लग गया। धीरे धीरे इनइक्वलिटी उसमें आने लग गई, जो सोसाइटी थी उसमें इनइक्वलिटी डिवीज़न होने लग गए। जो ब्राह्मण लोग होते थे वो गोंड जो राजा थे उनसे ग्रांट में लैंड लिया करते थे और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गए। बेसिकली इन सब प्रोसीजर में इन्फ्लुएंस तो सिर्फ कौन बना और किसका इन्फ्लुएंस बने रहा या फिर बढ़ा या बने रहा, हम जो भी कह सकते हैं, सस्टेन रहा या इंक्लाइन हुआ, तो किसका था, ब्राह्मण का था। ठीक है, अब लैंड लेते थे ग्रेंट में तो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनते गए। अब जो गोंड सरदार थे, गोंड क्लैंस के जो ग्रुप लीडर हुआ करते थे, अब वो चाह रहे थे कि हमको राजपूत मान लिया जाए, तो वो कुछ ऑथराइजेशन चाह रहे थे जिनसे वो राजपूत बन सकें। तो एक जो गढ़कटंगा का एक गोंड राजा था अमन दास, उसने संग्राम शाह का टाइटल अपने को दे दिया। ये खुद को टाइटल देते रहते थे, मतलब इन लोगों की एक खास बात ये थी कि आप देखेंगे जितने हमने बातें करी अपने आप को इतने टाइटल दे रहे थे। ठीक है, कोई और टाइटल दे तो भी समझ में आता है, खुद ही को राजपूत बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस खुद को भी मतलब नाम अपने बदलते रहे, टाइटल दिए कभी कभी नाम ही बदल देते थे। ठीक है, ऐसे ही अमनदास ने संग्राम शाह का टाइटल लिया। उसका जो सन था दलपत, ठीक है, उसने महोबा के चंदेल जो राजपूत थे, ठीक है, उनका जो राजा था सालवाहन, उसकी जो डॉटर थी, प्रिंसेस थी, ठीक है, उसके दुर्गावती से उसने शादी कर ली। ठीक है, आगे था दलपत however died early. Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son. Bir Narayan. Bir Narayan under her the kingdom became even more extensive in 1565. More extensive. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garkatanga. A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting soon after. तो वो दलपत जिसकी शादी दुर्गावती से हुई थी, तो दलपत तो कम एज में ही डेथ हो जाती है। अब रानी दुर्गावती जो काफ़ी कैपेबल थी, उसने अपने 5-year-old जो सन था बीर नारायण, ठीक है, उसके नाम पर ही नाम उसका था, राजा उसी को मान लो, लेकिन जो पूरी एक कह सकते हो कमान थी किसके हाथ में थी, रानी दुर्गावती के हाथ में। अब रानी दुर्गावती के टाइम पे काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, एक्सटेंड किया अपने स्टेट को। 1565 में आसिफ खान के लीडरशिप में मुगल सेना आई, मुगल मिलिट्री आई, गढ़कटंगा पर उसने अटैक किया और रानी दुर्गावती ने क्योंकि वो काफ़ी कैपेबल थी तो उसने फेस किया, ठीक है, लड़ाई करी, हालांकि हार गई, लेकिन उसने
सरेंडर नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि सरेंडर करने के बजाय उसने कहा कि सच्चा है कि मर ही जाना बेहतर है। तो उसका बेटा भी था, वो भी लड़ते लड़ते मर गया। Galkatanga was a rich state. It earned much wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. When the Mughal defeated the Gauns, they captured a huge booty of precious coins and elephants. They annexed part of the kingdom and granted the rest to Chandra Saha, an uncle of B. Narayan. Despite the fall of Galkatanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and Marathas. तो हुआ क्या, आगे जो उसकी स्टोरी बनती है, गढ़कटंगा क्योंकि काफ़ी रिच स्टेट हुआ करता था, ठीक है। अब ये इसने इसके जो अर्निंग का तरीका था वो क्या था, जो एलिफेंट्स वगैरह होते थे, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट में इन्होंने काफ़ी अर्निंग करी, ठीक है। और जब मुग़लों ने गोंड को हराया, जब डिफीट किया, तो उनको काफ़ी बूटी मीन्स काफ़ी एलिमेंट मिले, काफ़ी कॉइन्स मिले, ठीक है। और उन्होंने स्टेट का वन ऑफ द पार्ट कह सकते हो, पोर्शन कह सकते हो, उसको सीज कर लिया। और बाकी जो बचा हुआ था वो वीर नारायण के जो चाचा थे, ठीक है, उनको दे दिया, चंद्र शाह को। अब गढ़कटंगा का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद भी अब ऐसा था कि कभी भी जब भी किसी स्टेट का डिक्लाइन होता है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन हो जाता है तुरंत, तो डिक्लाइन हो जाता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि डिक्लाइन हुआ तो ख़त्म ही हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिक्लाइन होने के बाद एक वो डिक्लाइन प्रोसीजर होता है, जब उनको लगता है कि हाँ ये इसका डिक्लाइन हो रहा है, तो हो रहा है, तो वो कुछ टाइम पीरियड है जितने उस समय तक वो डिक्लाइन होगा, लेकिन एग्जिस्ट तो तब भी करेगा। ऐसा ही हुआ, गढ़कटंगा का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद भी कुछ समय तक वो चलता रहा, ठीक है। लेकिन काफ़ी वीक हो चुके थे, तो उसके फिर बाद में इस वजह से जो बुंदेल थे, मराठा थे, उनके साथ स्ट्रगल नहीं कर पाए। तो ये था आपका गोंड के बारे में, ठीक है। अब अगर बात करें, यहाँ पर कोई क्वेश्चन देता है, ठीक है, इस पर आप खुद एक बार सोच सकते हैं, क्या ऐसे जियोग्राफिकल कंडीशन थी, क्या जियोग्राफिकल पोजीशन थी, लोकेशन थी गोंड जहाँ पर को रहते थे, ठीक है, क्यों मुगल्स इंटरेस्टेड थे, जो गोंड का लैंड था, ठीक है, उनका जो एरिया था, उस पर क्यों वो सीज करना चाहते थे, क्यों इतना इंटरेस्टेड थे। तो आप इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आप एक बार मैप उठा के देखना कि गोंड का स्टेट कौन सा है, कहाँ पर वो करंट सिचुएशन में है, तो क्यों मुगल वहाँ पर को आना चाह रहे होंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अदरवाइज वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अहोम, ठीक है। अहोम कौन थे, ये कौन सी ट्राइब्स थी, ठीक है। कहा जाता है, ये एज्यूम किया, ये माना जाता है बेसिकली कि जो अहोम लोग थे वो प्रेजेंटली जो म्यांमार वर्मा, ठीक है, वहाँ से 13th सेंचुरी के टाइम पे ब्रह्मपुत्र वैली में आके वो सेटल हो गए, ठीक है। तो उन्होंने जो उनका ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, भुइयाँ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उसको ख़त्म करके उन्होंने नए स्टेट को इस्टेब्लिश किया। जो 16th सेंचुरी थी, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने बेसिकली दो स्टेट हैं, ठीक है, दो स्टेट हैं, चुटियाज और कोच हाजो, ठीक है, चुटियाज और कोच हाजो, इनको अपने स्टेट में मिला लिया, सीज कर लिया को, कैप्चर कर लिया को, मिला लिया कहें, ठीक है। तो उन्होंने और कई ट्राइब्स को भी अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। अहोम ने इस तरह से मिलकर एक बहुत बड़ा स्टेट बना दिया था। 1530 के डिकेड में इन्होंने बहुत सारे फायर आर्म्स का भी यूज़ किया, ठीक है, फायर आर्म्स का यूज़ करने लग गए थे। 1660 तक इन्होंने बेसिकली जो गन पाउडर था, कैनन था, उसको भी बनाने में ये लोग कैपेबल हो चुके थे। कहता है द अहोम माइग्रेटेड टू दी ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट by suppressing the older political system of the Bhuyans, landlords जिसको कहते हैं। During the 16th century, they annexed the kingdoms of the
Chutias 1523 and of Koch Hajo 1581 and subjugated many other tribes. The Ahom built a large state, and for this they used firearms as early as the 1530s. By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons. However, the Ahoms faced many invasion from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. Despite their brave defense, the Ahom were defeated, but direct Mughal control over the region could not last long. अहोम जो थे साउथ वेस्ट से, इन्होंने कई इन्वेजन को फेस भी किया, ठीक है। 1662 में तो मीर जुमला की लीडरशिप में मुगलों ने अहोम पे अटैक किया, ठीक है। हालांकि अहोम ने काफ़ी ब्रेव फुल ब्रेव के साथ, ठीक है, कह सकते हो ब्रेव डिफेंस किया, ठीक है। बट हालांकि एट लास्ट हार गए, ठीक है, उनको हार मिली। लेकिन मुग़ल भी कभी उस पर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि ट्राइब्स का अपना अलग रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने अलग उनके प्रोसीजर होते हैं, तो उनको लंबे समय तक कंट्रोल कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। अब जो अहोम था, इट वॉज डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर। दोज वर फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन. Each village had to send a number of pikes by rotation. People from heavily populated areas were shifted to less populated places. Ahom clans were thus broken up. By the first half of the 17th century, the administration became quite centralized. Almost all adult males served in the army during war. At other times, they were engaged in building dams, irrigation system, and other public works. The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation. अहोम जो स्टेट था बेसिकली फोर्स्ड लेबर, जिसको हम हिंदी में बेगार कहते हैं, ठीक है। बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर, ठीक है, जिसमें आपको ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, और ऐसे लोगों को पाइक कहा जाता था। अहोम स्टेट में क्या हुई, एक सेंसस हुआ, उसके बाद होता क्या था कि हर विलेज को उनका नंबर आता था, जब टर्न आता था तो उनको एक डेफिनेट नंबर पे उन्होंने अपने लोग भेजने होते थे, ठीक है, जहाँ काम के लिए, ठीक है, बेगार के लिए अपने लोग भेजने पड़ते थे। टर्निंग वाइज होता था, टर्न आता था, इस हिसाब से भेजते थे। तो काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हो इधर उधर जाने की वजह से भी बाद में धीरे धीरे जो होम क्लैन था वो टूट गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कहता भी है कि 17th century, by the first half of the 17th century, the administration became quite centralized. तो 17th century तक जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी सेंट्रलाइज हो चुका था। अब सारे, चाहे फिर अडल्ट मेल्स हों, ठीक है, जो भी थे, सब ने सब आपका जिस टाइम पे वॉर होता था मिलिट्री का, ठीक है, वहाँ पर को अपने सर्विस भी देते थे, और जिस टाइम पे नहीं हो वो काम नहीं होता था तो आपका डैम बनाना, इरिगेशन सिस्टम, इसके लिए भी काम में लगे रहते थे। और बेसिकली इन्होंने राइस कल्टीवेशन का भी एक न्यू पैटर्न लेके आए, न्यू, ठीक है। होम जो सोसाइटी थी वो दशक कुल, ठीक है, कुल आप कह सकते हो, क्लैंस, कुल, या फिर खेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसमें डिवाइडेड थी। There were very few caste of artisans, so artisans in the homes areas came from the adjoining kingdom. A khel often controlled several villages. The peasants was given land by his village community. Even the king could not take it away without the community's consent. तो जो अहोम सोसाइटी थी, ठीक है, वो क्लैन में डिवाइडेड थी। अब बेसिकली वहाँ आर्टिजन्स बहुत कम थे, तो वो भी बाहर से आते थे, ठीक है। तो ये डिवाइडेड था क्लैन में, या फिर हम खेल जिसको हम खेल भी इसको हम कह सकते हैं। तो एक खेल के अंदर काफ़ी सारे विलेजेस आते थे, ठीक है। और जो फार्मर होते थे उसको जो उनकी विलेज का जो सोसाइटी है वो उस कहते हैं लैंड दे देती थी, ठीक है।
कहने का मतलब है कि किसान को लैंड दिया जाता था, ठीक है, और कभी भी राजा इसको वापस नहीं ले सकता था जब तक जो कंसेंट न मिल जाए, जो उसकी विलेज सोसाइटी है, विलेज कम्युनिटी है, उससे जब तक उसको कंसेंट नहीं मिलेगा तब तक राजा किसी की ज़मीन नहीं ले सकता था। तो इस तरह से कुछ इन्होंने एक तरह का सिस्टम बना रखा था, ये कह सकते हो। Originally, the Ahoms worshipped their own tribal gods during the first half of the 17th century. However, the influence of Brahmins increased. Temples and Brahmins were granted land by the king in reign of Sib Singh, 1714 to 1744. Hinduism became the predominant religion, but the Ahom king did not completely give up their traditional belief after adopting Hinduism. देखो, ट्राइब्स का ये होता है कि कभी अपना जो रियल पैटर्न होता है, सिस्टम होता है, उसको छोड़ते नहीं है। इनिशियली जो अहोम थे वो ट्राइबल जो उनके डाइटीज़ थे, ठीक है, देवता थे, उनको उनकी वर्शिप करते थे। लेकिन जो 17वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था, ठीक है, वहाँ पर को हमने कहा कि जो ब्राह्मण्स थे उनके इन्फ्लुएंस में इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, ठीक है। ब्राह्मणों को राजा जो था वो लैंड ग्रैंड में देता था, तो एक तरह से जो आप कह सकते हो कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था ब्राह्मण्स का, ठीक है। शिव सिंह 1714 टू 44, इसके टाइम पीरियड में हिंदू जो रिलीजन था वहाँ का एक मेजर, ठीक है, मेजर रिलीजन बन गया था। अब अहोम जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया तो सही, लेकिन जो अपनी बेसिक जो इनिशियल रिचुअल्स थे उनको पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। ये होता भी नहीं है, ये छोड़ते भी नहीं है। आप इनको अगर मेन स्ट्रीम में लेने के भी आओगे तो ये अपने जो पैटर्न है उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये इनकी एक खास बात कह सकते हो। तो अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, ठीक है। जो पोइट्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, उनको लैंड ग्रांट दिया जाता था। पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। थिएटर वाज इनकरेज्ड। Important works of Sanskrit were translated into the local language. Historical works, knowledge known was Burunjis were also written first in their home language and in this Assamese. तो बेसिकली थिएटर्स को भी यहाँ पर को प्रमोट किया जाता था, ठीक है। संस्कृत में बहुत सारे बुक्स यहाँ पर बनी, ठीक है। बेसिकली जो इस संस्कृत की जो बुक्स थी उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। बुरुंजी एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकल वर्क है, ठीक है, जिसको बुरंजी कहा जाता है, ठीक है। इसको अहोम लैंग्वेज में और फिर असमीज़ में लिखा गया। तो अगर कंक्लूज़न की बात करें तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमारे जो ये सब कॉन्टिनेंट है इस पर काफ़ी चेंजेस आए। तो वैदिक एरा जो हमने बात कही थी एक टाइम पे कि पहले वर्ण बेस्ड जो सोसाइटी थी, ठीक है, और जो ट्राइब्स थी एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आते रहे। तो इससे क्या हुआ कि दोनों की बातें जो थी ऑब्वियस था कि अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं किसी जगह पर तो वहाँ पर को दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे पे पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, लेना देना की वजह से जो एक तरफ से हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर को लेन देन की वजह से दोनों ने आपस में एक दूसरे के जो पैटर्न थे उनको अडॉप्ट किया। बस ये बात है कि ब्राह्मण जो थे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बने रहे, डोमिनेंट वो ज़्यादा बने रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो ट्राइब्स थी उसमें से भी हमने देखा बहुत सारी ट्राइब्स कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई, और कुछ लोगों ने तो कास्ट सिस्टम को, हिंदू धर्म को, दोनों को ही एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और कुछ ट्राइब्स ने एक अच्छा, मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और नए स्टेट्स या फिर एक्सपेंडेड स्टेट्स को सेटल किया, ठीक है, एक अच्छे स्टेट्स, बड़े स्टेट्स को सेटल किया। तो इसमें हमने ये सब देखा, ठीक है। तो मंगोल्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मंगोल कौन थे, ठीक है।
आप एटलस की हेल्प से देख सकते हैं मंगोल कौन थे, ठीक है। और ये स्टेपी क्या होता है इसको भी आप देखना, ठीक है। अदरवाइज हम नेक्स्ट ज्योग्राफी की जब वीडियो होगी तो जितने भी जो ग्रासलैंड हैं, स्टेपी हैं, या फिर आपके जितने भी वेनेजुएला में हैं, डाउन्स हैं, ठीक है, लानोस हैं, ये इन सब की बातें, हम कंपोज हैं, इन सब की बातें जब ज्योग्राफी में आएगा तो उसके बारे में हम ये बता देंगे, ठीक है। तो अभी आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।